की ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। भारत की कूटनीति की बहुत बड़ी जीत है। अफ्रीकी यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बना दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी सहमति है। इस ओर से काम किया जा रहा था, भारत की ओर से चिट्ठी भी लिखी गई थी सभी G20 देशों को, और इसमें अब ये बड़ी उपलब्धि अफ्रीकी यूनियन G20 स्थायी सदस्य शामिल हो गया है, स्थायी सदस्य बन गया है, परमानेंट मेंबर। जीडी बख्शी साहब, पहला रिएक्शन मैं आपसे ले रही हूं। अफ्रीकी यूनियन स्थायी सदस्य बन गया है और जो उनके राष्ट्राध्यक्ष है अफ्रीका के, उन्होंने गले लगाया प्रधानमंत्री मोदी को जैसे ही ऐलान किया गया। जीडी बख्शी साहब, मैं आऊंगी आपके पास। संजय भारद्वाज जी, आप सबसे पहले क्या रिएक्ट करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो P5 ने यूएन की प्रासंगिकता को गौण कर दिया था, अब ये G20 में जिस तरीके से, और उसमें खास बात ये थी कि ग्लोबल साउथ की वॉइस को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती थी। अब G20 में अफ्रीका से जुड़ने से ग्लोबल साउथ की वॉइस मजबूत हो गई है और उसमें खासकर भारत एक लीडर के रूप में, एक वॉइस के रूप में उभरता हुआ आया है। तो निश्चित रूप से भारत को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने अफ्रीकन यूनियन, जिसमें लगभग 54 सदस्य हैं, एक बड़ा एक वॉइस हो गया है। और वो जो ग्लोबल साउथ की जो कंसर्न है, जिसमें तो प्रोफेसर भारद्वाज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मोटो है सबका साथ सबका विकास, वो G20 में भी दिख रहा है। सबका प्रयास भी और सबका विश्वास भी। वो विश्वास तब होगा जब एक बहुत बड़ा उनके पीछे एक सपोर्ट रहेगा, और वो अफ्रीकन यूनियन जो कि एक तरीके से वही समस्याएं हमारे पास है, वही लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज में फूड सिक्योरिटी का इशू है, क्लाइमेट का इशू है, आप एनर्जी सिक्योरिटी का इशू है, हेल्थ का इश्यूज हैं। ये जो इश्यूज हैं ये ग्लोबल नॉर्थ देख नहीं पा रहा था। मुझे लगता है कि G20 जिस तरीके से मजबूत हुआ है और ये कंट्री जुड़े, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। सुधाकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार। सुधाकर जी, 67% जनरल सुधाकर है हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ, और मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट है जनरल सुधाकर। 67% वर्ल्ड पॉपुलेशन थी जब तक अफ्रीकन यूनियन नहीं हमारे साथ आया था G20 में। अब उसके आने के बाद ये जनसंख्या 80% हो जाती है। ये बताइए आप, ये भारत का कितना बड़ा अचीवमेंट है, और भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराकर आखिर साबित क्या किया है? समीर, बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को आपके चैनल के लिए इनवाइट किए हैं, और आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, आपको निधि को। जो सवाल आप कह रहे हैं, इस सवाल का तो आंसर बहुत लंबा है, लेकिन शॉर्ट में यही कहूंगा, चाहे कोल्ड वॉर 1.0 या कोल्ड वॉर 2.0 की बात करिए, ये 1945 के बाद ये एक ऐसा माइलस्टोन है 21st सेंचुरी में, कोई इसको सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि ये आम नागरिक या आम व्यूअर को इसको समझने में थोड़ा सा तकलीफ होगी। 2 लाइन में अगर आपकी इजाजत है कहना चाहता हूँ। 1950 में अफ्रीका का पॉपुलेशन यूरोपियन यूनियन से आधा होता था। आज के दिन में अफ्रीका कंप्लीट, ऑल अफ्रीका, 55 कंट्रीज और 51 कंट्रीज, उसका पॉपुलेशन 1.46 बिलियन है। यूरोपियन यूनियन का पॉपुलेशन है 750 मिलियन। मैं इसलिए इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूं। चाइना और रशिया अफ्रीका के अंदर काफी गहरा पेनिट्रेट कर चुके हैं। चाइना करीब वही दर्जा हासिल है जो यूरोपियन यूनियन को हासिल है, और अब वही अफ्रीकी यूनियन को हासिल है परमानेंट सदस्य के तौर पर। एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर ये तरफ बढ़ते कदम है, न सिर्फ अफ्रीका के लिए जो कि कॉन्टिनेंटल बॉडी है 55 देशों की, बल्कि भारत के लिए कि जो भारत एक कूटनीतिक कदम के तौर पर आगे बढ़ा। और मैं जल्दी से जनरल जीडी बख्शी आपके पास आ रही हूँ एक रिएक्शन के लिए। अफ्रीकी यूनियन को परमानेंट सदस्य बना दिया गया है भारत की पहल से, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जनरल बख्शी के पास जाएंगे। नीतीश, मनीष कुछ बताना चाह रहे हैं। मनीष, हम देख पा रहे हैं आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, और हमने एक चीज और बताइएगा, प्रधानमंत्री के सामने जो देश का नेम प्लेट है उसमें भारत लिखा हुआ है, इसका भी कोई मैसेज है क्या? बिल्कुल गौरव, देखिए G20 में दरअसल इंडिया का भारतीयकरण होते हुए तो आपने देखा ही है, और वो हर चीज़ों में दिख रहा है। चाहे फिर वो प्रधानमंत्री का जो अपना जो नेम प्लेट के साथ है, या फिर राष्ट्रपति का जो डिनर के कार्यक्रम का जो इनविटेशन कार्ड था, या दूसरी और तमाम चीज़ों में, बल्कि अगर आप तमाम जगह पर भी देखेंगे तो बहुत जगह आपको भारत दिखेगा, और TV9 भारतवर्ष की कवरेज तो दिख ही रही है। बहरहाल मैं 2-3 क्विक पॉइंट जोड़ दूँ गौरव इस वक्त।
अफ्रीकी यूनियन के सदस्य बनने के बाद, परमानेंट सदस्य बनने के बाद, हालांकि कुल सदस्यों की संख्या 21 हो गई है, लेकिन इस संगठन का नाम G20 ही रहेगा। तो फिलहाल इसे हम G21 नहीं कहेंगे, बल्कि G20 ही रहेगा इस संगठन का नाम। ये एक बड़ी जानकारी मुझे जो G20 सम्मेलन को हैंडल कर रहे हैं उनमें से एक सीनियर लेवल के अधिकारी ने बताया है कि नाम फिलहाल G20 ही रखने का फैसला हुआ है। कुल मिलाकर देखें आप तो ठीक वैसा ही है जैसे ब्रिक्स में जो 6 नए सदस्यों के जोड़े जाने के बाद भी उस संगठन का नाम ब्रिक्स ही रखा गया। बिल्कुल मनीष, ये सबसे बड़ा आकर्षण है जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा आकर्षण है G20 का इस वक्त का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो भारत लिखा है। मैं चाहूंगी अचल मल्होत्रा साहब आप इस पर कमेंट करें। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, ग्लोबली ये मैसेज दिया गया है। देखिए, कुछ समय से क्लियर सिग्नलिंग हो रही है भारत सरकार की तरफ से कि अब जो भारत में जो भारत और इंडिया ये जो दो नाम चल रहे हैं, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा हुआ है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स दैट इज भारत को जो है उसको फॉर्मलाइज करना है, यानी इसको रिप्लेस करना है। और ये कोई नई बात नहीं है। अब पिछले कुछ साल का इतिहास ऑफिशियली कुछ कहा नहीं गया है, ऑफिशियली नहीं, सिर्फ एक निमंत्रण पत्र आया, उसके बाद से ये पूरी आप ये वाटर टेस्टिंग होती है ना, आप यू टेस्ट द वाटर। कोई एक बड़ा डिसीजन अनाउंस करने से पहले आप टेस्ट करते हैं वाटर्स को कि अब देखें क्या रिस्पांस होता है, इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आती है, लोग इसे किस नज़रिए से देखते हैं। क्या ये भारत का प्राचीन वापस रिग्रेसिव स्टेप है? क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी पुरानी संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं तो शायद हम रिग्रेसिव हो रहे हैं, हमारी सोच बदल रही है। वो ये भूल जाते हैं कि इंडिया इज अ एंशिएंट सिविलाइजेशन विद मॉडर्न आउटलुक। क्या बात है सर। बहुत बड़ी बात और जनरली डिप्लोमेट्स पॉलिटिकल कमेंट करने से बचते हैं, बट मैं तारीफ करना चाहूंगा अचल सर, आपने बड़े अच्छे से इस बात को समझाया। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है या बताइए कि भारत अगर इंडिया की जगह लिखा जा रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, भारत जो पहचान है, जो इस संस्कृति की पहचान है, जो एक समावेशी संस्कृति है, ये भारत राजा भरत से शुरू होता है। भारतवर्ष और राजा भरत, ये इंडस इंडिया, ये यूनानी और ब्रिटिश और कॉलोनियल मास्टर्स ने इसको डेवलप किया। निश्चित रूप से सिंधु हिंदू और उससे जुड़ा, लेकिन जो इस क्षेत्र की जो पहचान रही है वो भारतवर्ष है। और निश्चित रूप से दुनिया जानना चाहिए कि इसका जो वास्तविक जो पहचान है जो है वो भारत है, वो भारत है। ठीक है पुष्पेश पंत सर, ये जो मैसेजिंग है इसकी टाइमिंग बहुत खास है। देखिए, पूरी दुनिया की नज़र है भारत पर और भारत को इसी तरह से डंका पीट कर इसी तरह से दिखाया गया है कि आप देखें भारत को भारत के नज़रिए से ही, और ये मैसेजिंग का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी मानते हैं? देखिए, भारत को भारत के नज़रिए से दिखाने की कोशिश हमारी हो सकती है, मगर दुनिया तो अपनी नज़र से भारत को देखेगी ना। मुझे लगता है एक और डिप्लोमेट है विवेक काटजू, उन्होंने एक बड़ा अच्छा लेख अभी हाल परसों हिंदू में लिखा है भारत और इंडिया के नाम को लेकर। तो जैसा प्रोफेसर भारद्वाज भी कह रहे थे, संस्कृति हमारी भारतीय है, मगर हम उसको हिंदुस्तानी तहजीब भी कहते हैं। और हिंदू और सिंधु नाम भी जो हैं वो यूनानियों के नहीं, बल्कि सिंधु नदी तो हिंदुस्तान की थी, उसका उच्चारण स का ह हुआ ईरान में और यूनान में होता था तो हुआ है। अब जब आप सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं तो आप उसे भारतीय सभ्यता का नाम देके सिंधु घाटी सभ्यता होने से रोक तो नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है वो अपने आप में इसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। आनंद भी इस वक्त हमारे साथ हैं और जनरल बख्शी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जनरल बख्शी, आपका क्या मानना है? आप इस भारत को कैसे देखते हैं जो यहां पर अभी सुर्खियों में छाया हुआ है? हम एक दिन पहले अखंड भारत पर भी बात कर रहे थे, उस पर भी आप कह रहे थे कि अखंड भारत हो सकता है, और ये अफ्रीकन यूनियन जिस तरह से यहां आया है भारत की पहल पर, ये सब आपको एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर या एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कैसा दिखता है? देखिए, जहाँ तक भारत का सवाल है, ये भारत प्राचीन नाम है हमारा। द सिंपल फैक्ट इज, जो इंडिया नाम है, जब जब ग्रीक इन्वेडर्स यहाँ पे आए तो उन्होंने सिंधु नदी को देखा, इंडस नदी को देखा, उससे इंडिका से इंडिया, ये नाम तो हमारा ग्रीक्स ने दिया है और तब से इट हैज स्टक। लेकिन जो असली पारंपरिक नाम है, जो सिविलाइजेशनल नाम है, आपका भारत है। एंड आई थिंक वी हैव गॉन बैक टू आवर सिविलाइजेशनल रूट्स।
ये कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल मुताबिक है। इंडिया बिल्कुल। दैट इज भारत, उसमें ऑलरेडी लिखा ही हुआ है और अब भारत को प्राथमिकता दी जाएगी। दिस इज आई थिंक बड़ी बात आप कह रहे हैं जनरल जी डी बख्शी साहब, भारत को प्राथमिकता दी जाएगी।